तुम सुहागरात से क्यों डर रही हो? इसमें ज्यादा दर्द तो नहीं होता। औरत तो इतना दर्द सहकर बच्चा पैदा कर देती है, और तुम इतने दर्द के लिए इतना डर रही हो। एमिर फरीहा को समझा रहा था, लेकिन फरीहा तो हिचकियों से रो रही थी। मुझे तो नानी ने कहा था कि आपके साथ सिर्फ सोने से बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन आप तो मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहे हैं। वो मासूम लड़की डरी सहमी से थी। फरीहा तो मैट्रिक में थी, अभी ढंग से जवान भी नहीं हुई थी, लेकिन इसकी माँ ने इसका निकाह आमिर खानजादा से करवा दिया था, वो भी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए। अभी इसने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि एमिर ने तो बड़े जोश से अपनी शिद्दतें इसके वजूद से इसे अब तक कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। अब तक तो 50-60 लड़कियां इसके पास आ चुकी थी इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन इसे एक लड़की भी पसंद नहीं आई थी जिस तरह वो अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर चाहता था। वैसी लड़की इसे मिल ही नहीं रही थी। एमिर ने सारी लड़कियों की फाइल्स फेंकी तो उसमें से एक पेपर पर लगी एक तस्वीर आमिर के सामने आ गिरी। जब आमिर की नज़र इस पर पड़ी तो इसकी नज़र इस तस्वीर से हट ही नहीं रही थी। इस खूबसूरत लड़की को देखकर एमिर एक पल के लिए महबूब सा हो चुका था। दानिश घबराते हुए जल्दी से इन तस्वीरों को समेटने लगा, तो जैसे ही आमिर की नज़र से इस खूबसूरत लड़की की तस्वीर गायब हुई तो ये फिर से होश की दुनिया में वापस लौटा था। ये तस्वीर दिखाओ मुझे, एमिर हैरान हुए दानिश को कह रहा था। जब दानिश इस तस्वीर वाली लड़की को देखा तो कहने लगा, सर आप छोड़ें इसे, ये बिल्कुल बेकार लड़की है। पता नहीं कहां से मुंह उठाकर ये आ गई थी। ये बिल्कुल भी आपके पर्सनल सेक्रेटरी बनने के काबिल नहीं है। दानिश की ये सब बातें सुनकर आमिर ने चिल्लाकर कहने लगा, इस हाफिज का बॉस मैं हूँ या तुम? इस लड़की की तस्वीर मुझे दिखाओ। एमिर चिल्लाया तो दानिश ने वो तस्वीर फौरन एमिर के हाथ में थमा दिया। इस खूबसूरत लड़की की उम्र सिर्फ 17 साल थी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, सिर्फ मैट्रिक पास थी और कंप्यूटर कोर्स किया हुआ था। तजुर्बा तो बिल्कुल जीरो था। वो आपकी पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए सीवी जमा करवाने आई थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी तजुर्बे वाली नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने इसे मना करके यहाँ से भेज दिया था। ये बात आमिर ने सुनना था कि चिल्लाकर दानिश से कहा, तुम होते कौन हो मेरी मर्जी के खिलाफ तुम्हें किसी खूबसूरत लड़की को यहाँ से भेजने की? जल्दी से इस लड़की को कॉल करो और यहाँ बुलाओ। दानिश आमिर की बात सुनकर हैरान था। वो लड़की तो पिछले 4-5 दिनों से रोजाना सुबह से शाम तक यहाँ पर आकर बैठी रहती थी, लेकिन इसका नंबर आने तक इंटरव्यू ही खत्म हो जाता था और दानिश को तो लगता था इसकी जैसी लड़कियां तो आमिर पहले नजर में ये रिजेक्ट कर देता, इसीलिए जानबूझकर दानिश इसकी सीवी आमिर तक नहीं भिजवाई थी। दानिश तो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आमिर सर ने इस लड़की में क्या देखा जो पहली नजर में ही इसे देखकर इसे नौकरी के लिए रख दिया। वही दूसरी जानिब वो थकी हारी मारे कदमों के साथ घर में दाखिल हुई थी। जैसे ही फरीहा कमरे में दाखिल हुई तो सहन में रखी चारपाई पर इसकी माँ बैठी हुई थी। बेटी को यूं मुरझाए हुए चेहरे के साथ आते देखा तो माथे पर बल पड़ गए थे और तभी कमरे से खांसने की आवाज भी गूंजी थी। शक्ल तो ऐसी बना रखी है तूने जैसे आसमान सर पर टूट पड़ा हो। आज भी वही चेहरा लिए घर में दाखिल हो गई है। क्या बना है तेरी नौकरी का? माँ के मुंह से ऐसी कड़क बातें सुनकर इसका दुख गले में ही अटक गया था। फरीहा चलती हुई अपनी माँ के पास गई और कहने लगी कि अम्मा, आज भी मैंने सारे दिन बैठकर गुजार दिए, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी। इतना सुनना था कि फरीहा की माँ आग बबूला हो गई और गुस्से से कहने लगी कि अच्छा नौकरी नहीं लगी, और तेरा बाप जो सारा दिन खांस कर मेरा जीना हराम किया है, उसका क्या? उसका इलाज अब मैं कहाँ से करूँगी? तुम बाप बेटी की वजह से मेरा सुकून छिन गया और मुझसे अब तुम्हारे और तुम्हारे बाप के खर्चे नहीं उठाए जाते। हर रोज तेरे बाप की दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं। अब मैं क्या खुद को बेचकर तेरे बाप का इलाज करवाती फिरूं? फरीहा ने जब अपनी माँ से यह बात सुनी तो इस पाठ से लहजे में कहने लगी कि अम्मा, इससे पहले भी तो मैं और बाबा अपने खर्चे खुद ही उठाते आ रहे हैं। आपने तो हम पर 1 रुपया भी नहीं लगाया।
आगे भी मैं अपना और अपने बाबा का खर्च उठा लूंगी। फरीहा का इस तरह का लहजा देखकर फरीहा की माँ को गुस्सा आ गया। जबान लड़ाती है मुझसे, बदतमीज, ये कहकर इसने फरीहा के गाल पर एक तमाचा दे मारा। अम्मा की मार खाते ही फरीहा जमीन पर गिर चुकी थी। फरीहा जमीन पर गिरते ही इसकी अम्मा ने बिना रहम खाए फरीहा के पेट पर पाँव का घूंसा इसके पेट में मारकर कहने लगी, दोबारा मेरे सामने अपने जबान खोलेना तो तेरी हड्डियां तोड़ कर रख दूंगी। क्यों उठाऊं मैं तेरे खर्चे? तो क्या मेरी सगी औलाद है जो मैं तेरे खर्चे उठाते फिरूं? पता नहीं तेरी सगी माँ कहाँ कहाँ मुंह काला करके तुझे पैदा किया है। वो तो मैं थी तेरी माँ के मरने के बाद तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और मैंने सोचा था तेरा बाप से शादी करके इसकी प्रॉपर्टी पर ऐश करूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी किस्मत फूटी थी। तेरे बाप की बीमारी ने तो मेरी सारी ख्वाहिशों को तोड़ के रख दिया। इसके सारी प्रॉपर्टी बेचकर इसी की बीमारी पर लग गई, और घर में तो अब खाने के लाले पड़े हैं। बाप बिस्तर पर पड़ा है, खर्चे पे खर्चा करवाए जा रहे हैं। फरीहा की माँ गालियां देते हुए वहां से जा चुकी थी, और फरीहा अपना पेट पकड़े फूट फूट कर रोने लगी। फरीहा की माँ का इंतकाल के बाद फरीहा के बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी। फरीहा सिर्फ 3 साल की थी जब शाहिदा इस घर में आई थी। शुरू में तो शाहिदा का रवैया फरीहा के साथ ठीक था, मगर धीरे धीरे शाहिदा का रवैया बदलने लगा था। हर वक्त वो फरीहा को गालियां देती और मारती पीटती थी। बामुश्किल फरीहा मैट्रिक ही कर पाई थी, और साथ में कंप्यूटर कोर्स किया हुआ था। बाप को कैंसर हो गया था, इसके बाप के इलाज के लिए अच्छे खासे पैसे दरकार थे। अगर फरीहा के बाबा को कुछ हो जाता तो वो कहाँ जाती? यही सोच सोचकर वो दर दर की ठोकरें खाते फिर रही थी, लेकिन अभी तक कहीं से भी इसे नौकरी का जवाब नहीं आया था। रोते हुए वो अपने बाबा के पास गई और कमरे में जाकर इसने अपने बाबा को खाना खिलाया, इनके कपड़े तब्दील किए और फिर इनके पास ही बैठ चुकी थी। इसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फरीहा बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह खूबसूरत थी, हुस्न की दौलत से माला माल, बेहद हसीन थी, बड़ी बड़ी आंखें थी। आगे कोई भी इसे देखता तो इसका गिरवेदा हो जाता था। जब भी बाहर जाती तो भूखे भेड़िए इसकी इज्जत का शिकार करने के लिए बैठे होते। फरीहा रोते हुए बैठी हुई थी, तभी इसका फोन बजने लगा। ये दानिश ही था जो फरीहा को फोन कर रहा था कि आपको बॉस ने कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है। यह सुनकर फरीहा की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो अपने बाप के गले लगकर रोने लगी कि मुझे लगता है हमारी किस्मत बदलने वाली है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल ही हाफिज जाऊंगी और एडवांस लेकर आपका इलाज करवाऊंगी। फिर आप देखिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हमारा बुरा वक्त टल जाएगा। फरीहा का बाप भी खांसते हुए गहरे गहरे सांस लेता अपनी बेटी को दवाई देने लगा था। अगले रोज जब फरीहा हाफिज पहुंची तो इसे बाकी सबकी लिस्ट में सबसे पहले अंदर आने को कहा गया था। बाकी जितनी भी लड़कियां मौजूद थी इन सबको वहां से भेज दिया गया। जैसे ही फरीहा ने अंदर कदम रखा तो सामने बैठे 28 साला आमिर को देखकर इसके चेहरे पर खुशगवार हैरत फैल चुकी थी। कहने लगा कि आइए आइए बैठे। फरीहा हिचकिचाते हुए बैठकर फौरन अपनी सीढ़ियां आगे बढ़ाने लगी, लेकिन वह हाथ के इशारे से इसे रोक चुका था। कहने लगा कि बताइए क्या कर लेती हैं आप। फरीहा जो कुछ सीखा हुआ था वो सब कुछ बताने लगी, और वो तो इसके हुस्न को देखकर पागल सा हो गया था। बिल्कुल ऐसी ही लड़की तो वो चाहता था। मुस्कुराकर कहने लगा कि बाकी सब तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जॉब करने की 80,000 सैलरी भी दूंगा। फरीहा तो 80,000 का सुनकर तो फरीहा की आंखें खुली की खुली रह चुकी थी। वो तो एकदम हैरान हो चुकी थी। इसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट फैल गई, जिसे देखकर आमिर कहने लगा कि आपको ये चादर उतारनी होगी। आप यूं इस चादर में लपेटे बैठकर यहाँ पर कामकाज नहीं कर सकती। फरीहा हिचकिचाते हुए कहने लगी कि मैं शुरू से ही ऐसे रहकर काम करती हूँ, लेकिन आमिर कहने लगा कि नहीं, आपके लिए मैं अपने हाफिज के रूल्स नहीं बदल सकता। जॉब भी अच्छी थी और आमिर इसे मुतासिर कर चुका था। फरीहा भी अब आमिर की बातों पर हामी भर ली। अगले रोज जब वो आई तो आमिर के हाफिज में ही इसके लिए एक तरफ टेबल और चेयर रख दी गई थी, जहाँ पर कुछ फाइल्स और कंप्यूटर पड़ा था। वहीं पर बैठकर इसने काम करना था। आमिर इस लड़की को अपने सामने रखना चाहता था। पहली नजर में इसे देखकर इसके दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। ये लड़की तो सादगी में भी क़यामत धाड़ रही थी।
आमिर खानजादा ने आज से पहले किसी लड़की में इस कदर दिलचस्पी महसूस नहीं की थी। जानबूझकर इसके साथ काम करते हुए कभी इसके कंधे पर हाथ रख देता तो कभी इसकी कमर पर काम सिखाने के बहाने वो इसके करीब आ जाता। इसके बदन से उठने वाली खुशबू इसे बेचैन सी कर रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि बस अभी यहीं पर ऐसा ख्वाबों करके अपने जज्बात इस पर लुटाना शुरू कर दें, लेकिन वो एक सही मौके के इंतजार में था। सारा दिन इस लड़की के साथ रहकर इसके हुस्न से अपनी आंखें ठंडी करने के बाद जब वो घर गया तो सामने ही दलान में इसकी नानी भरी बैठी थी। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी से उतरा और अपने बड़े से महल नुमा घर के दलान में दाखिल होकर सबसे पहले इसने अपनी नानी को सीने से लगाया था, लेकिन नानी ने एक झटके से इसे खुद से दूर किया। दूर रहो मुझसे, नहीं है मेरा तुमसे कोई रिश्ता, ना ही तुम मेरे पोते हो, दोबारा मुझे नानी मत कहना। आमिर खानजादा ने अपनी नानी को यूं भरा हुआ देखा तो परेशान सा हुआ। कहने लगा कि नानी जान, क्या हो गया आपको, इस कदर गुस्से में क्यों है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताए, किसी ने कुछ कहा है आपसे? गुस्से से कहने लगी कि किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। जब तुम ही सारी कसर पूरी करने के लिए मौजूद हो तो आइंदा की बात मुझे नानी मत बुलाना। अगर मैं तुम्हारी नानी होती तो तुम मेरी बात मानते। वो जानता था कि नानी इससे क्या मनवाना चाहती हैं। आमिर को पता था नानी किस बात पर गुस्सा है। इसने ये गहरी सांस खारिज करके इनके पास बैठ गई और कहने लगा, नानी, मैं अभी शादी की इस परेशानियों में नहीं पड़ना चाहता। मैं अभी से अपना जीना हराम नहीं करना चाहता। अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहता हूँ। जिंदगी अपनी खुलकर एंजॉय करना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मुझे अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो मैं इससे शादी करने के लिए मुतासिर हूँ। यह सुनना था कि नानी दुखी हो गई थी। कहने लगी कि हाँ ठीक है, तुम अब बड़े हो गए हो, इसलिए जिंदगी को खुलकर जीना चाहते हो। और ठीक है ना, ये तुम्हारी पसंद नापसंद के चक्करों में मैं खबर में उतर जाऊं। नानी प्लीज, आज तो मैंने आपके मुंह से ये बात सुन ली, लेकिन आइंदा आपके मुंह से इस तरह के अल्फाज ना सुनो। अपनी नानी के मुंह से मरने की बातें सुनकर वो तड़प सा गया था। आपको तो पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आप जानते हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस दुनिया में तो आप ही मेरा सहारा है। मेरी माँ बाबा के जाने के बाद तो आपने ही मुझे संभाला है। नानी भी आमिर की बातें सुनकर कहने लगी, अच्छा तुम मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते हो तो मेरी बात तुम मान जाते। अगर मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो 10 दिनों के अंदर अंदर शादी कर लो। मुझे इस घर में तुम्हारी बीवी चाहिए। मैं मरने से पहले तुम्हारे बच्चों को अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। इस घर में अकेले रह रहकर मेरा दम घुटता है। और आमिर अपनी नानी को रोता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक तरफ तो वो अपनी नानी की बात मानना भी चाहता था और वही दूसरी, इसे किसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करना आसान नहीं था। फिर इसने नानी की बात मान ली और अपनी नानी से कहा, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लड़की मेरी पसंद की होगी। अब नानी भी आमिर की बातों को खुशी खुशी मान ली थी। नानी को तो आमिर पर पूरा भरोसा था कि ये कोई ऐसी वैसी लड़की को इस घर की बहू कभी भी नहीं बनाएगा, इसलिए आमिर की शर्त को मान ली थी कि लड़की आमिर की पसंद की होगी। अब आमिर अपने कमरे में आ चुका था। अब इसने नानी से तो कह दिया था कि वो 10 दिनों में ही शादी कर लेगा, लेकिन ये लड़की कहाँ से लाएगा? इसके ज़हन में यही बातें गर्दिश कर रही थी। और फरिया के यहाँ पर इसके पापा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे। रात में इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसलिए फरीहा ने अपने बाबा को हॉस्पिटल में जमा करवा दिया था। लेकिन डॉक्टर ने तो फरीहा के बाप के इलाज के काफ़ी सारे रकम का बंदोबस्त करने के लिए कह दिया था। अब फरीहा क्या करती, कहाँ से इतने पैसे लाती? फरीहा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाबा के इलाज के लिए इसके पास फूटी कौड़ी भी ना थी। वो इतने सारे पैसों का कहाँ से इंतजाम करती? इसने तो सोचा था हाफिज से छोटा सा एडवांस लेकर अपनी बाबा की दवाइयाँ वगैरह ले लेगी, पर अब तो बाबा की इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि अगर इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो वो इस दुनिया से भी जा सकते हैं। और फरीहा तो अपने बाबा को हरगिज़ भी खोना नहीं चाहती थी। इसके बाबा के अलावा दुनिया में फरीहा का था ही कौन? लेकिन वो तो अपने सौतेली माँ के रहमो करम पर तो हरगिज़ भी रहना नहीं चाहती थी। फरीहा की सौतेली माँ तो रात भर गायब थी। जब सुबह लौटी तो शायरा के हाथ में ढेर सारे पैसे देखकर फरीहा हैरान हो गई थी। यूं फटी फटी आंखों से मेरे पैसों को क्यों नजर डाल रही है? कल मोही, तेरी आंखें नोच लूंगी। माँ की इस तरह की बातें सुनकर फरीहा को दुख पहुंचा था। वो समझ गई थी कि इसकी माँ इसके बाबा के इलाज के लिए कभी पैसे देगी नहीं।
फरीहा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद मांगे। फिर इसे ख्याल आया कि वो आमिर से मदद मांगेगी। यही सोचकर वो हाफिज चली गई थी। इसी दौरान आमिर की नजर फरीहा पर पड़ी, जो फरीहा कैबिन के बाहर खड़ी हुई थी। आमिर मुस्कुराता हुआ इसके करीब गया। सर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, पैसों की सख्त जरूरत है। फिर आमिर की अगली बात सुनकर फरीहा यूं थी कि काटो तो बदन से खून ना निकले, और उछलकर 2 कदम दूर हट गई थी, क्योंकि आमिर की बात ही कुछ ऐसी थी। जब फरीहा ने पैसों के लिए कहा तो आमिर ने टोटक अंदाज में कहा कि हाँ, तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी होगी और मेरे साथ 6 माह के लिए मेरी बीवी बनने का ड्रामा करना होगा। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हें पैसों से नहला दूंगा। बोलो, मंजूर है? फरीहा तो आमिर को एक अच्छे खानदान का लड़का समझती थी, लेकिन वो तो औरों की तरह कहने लगी कि ये क्या कह रहे हैं आप। फरीहा को इस तरह घबराता हुआ देखकर वो हंसा और कहने लगा, मेरी नानी चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं और इनके लिए एक अदद बहू ले आऊं, लेकिन मैं हरगिज़ भी शादी नहीं करना चाहता। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए तो लड़कियां एक टिश्यू पेपर की तरह है, जिसे इस्तेमाल करके फेंक देता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ झूठ मूठ की बीवी बनकर मेरे साथ मेरे घर चलो और बगैर शादी के मेरे साथ रहो। फिर कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। 17 साल फरीहा बुद्ध बने खड़ी होकर आमिर की बातें सुन रही थी। आपके लिए शादी कोई खेल होगा। आप शादी ब्याह को मजाक समझते होंगे, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास घरों के लिए ये रिश्ते मुकद्दस समझे जाते हैं। और जिस तरह आप समझ रहे हैं, सिर्फ आपकी नानी की खुशी के लिए आपके साथ बगैर निकाह के रहूं, मुझे माफ कर दे आमिर साहब, मैं इस तरह के लड़की नहीं हूँ जो इस तरह से करते फिरूं। आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं कर सकती। इसके लिए आप दूसरी लड़की ढूंढ लीजिए। आपका निशाना गलत जगह पर है। आमिर फरीहा के सख्त भरे लहजे की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और जलकर कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ बीवी होने का ड्रामा करोगी तो मैं तुम्हारी इतनी कीमत अदा करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनते ही फरीहा चीख कर कहने लगी, शर्म आनी चाहिए आपको, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, समझे आप? मैं तो एक इज्जतदार बाप की बेटी हूँ। मैं तो आपको शरीफ और अच्छे खानदान का समझ रही थी, लेकिन आप तो औरों की तरह निकल गए। अब मैं आपके हाफिज में काम नहीं करूंगी। मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी। ये कहकर फरीहा वहां से जा चुकी थी। आमिर के सामने तो आज तक किसी ने आंख भी नहीं उठाई थी, लेकिन फरीहा की इतनी हिम्मत पर वह हैरान था। आमिर को तो 1 मिनट भी न लगता इसकी मालूमात करना, क्योंकि फरीहा की सीवी अभी भी इसके हाफिज में मौजूद थी। चंद घंटे ही गुजरे थे, फरीहा की तमाम मालूमात आमिर के हाथ में थी। फिर शैतानी मुस्कुराहट लिए कहने लगा, फरीहा, तुम्हें इतनी आसानी से तो तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। जब तक तुम्हारे वजूद से तस्कीन हासिल नहीं कर लेता, तब तक तुम्हें छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं है। तुम्हें तो मैं अपने बिस्तर तक लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आमिर बहुत जुनूनी बन रहा था। फरीहा तो मरे मरे कदम लेकर रोते रोते अपने घर पहुंची थी। इसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इसे इतनी बड़ी बात कह सकता था। दलान में बैठी इसकी माँ पूछ रही थी कि किसके साथ मुंह जोर होकर आई हो, मगर वो अपनी माँ को कुछ भी इस वक्त कहना नहीं चाहती थी। इसलिए दौड़ती हुई कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि हर कोई औरत को सिर्फ अपनी तस्कीन का सामान क्यों समझते हैं। इन अमीर लोगों को क्या हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं होता? वो अपने आप को क्या समझते हैं कि पैसों के जोर पर किसी की भी इज्जत को दागदार बना सकते हैं? वो रोते हुए अपने अल्लाह से कह रही थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो 7 मुलाजिम हाथों में 7 किस्म के शगुन की थाल लिए घर में दाखिल हुई थी। बाहर एक कीमती गाड़ी खड़ी थी और सब में आखिर आमिर अंदर दाखिल हुआ था और शायदा अपने घर में इतने बड़े बिजनेसमैन को देखकर हैरान हो गई थी। इसकी तो जबान लड़ खड़ा रही थी। साहब जी, आप इतने कबीर इंसान हमारे घर कैसे? सब खैरियत तो है ना? शायदा को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे बात कैसे करें। आमिर मुस्कुराकर कहने लगा कि साहब जी मत बुलाएं, मैं तो आपका होने वाला दामाद हूँ। आइए बैठकर बात करते हैं। वो चलता हुआ मेहमान खाने में बैठ चुका था। फिर अगले ही पल कहने लगा, फरीहा आपकी बेटी है ना? वो हिचकिचाते हुए कहने लगी कि हाँ मेरी ही बेटी है। आमिर कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, वो भी 10 दिनों के अंदर अंदर, और आपको इसकी कीमत भी देने के लिए तैयार हूँ। कहिए आपको कितने पैसे चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर आमिर इशारा किया तो एक मुलाजिम आगे आया और बैग खोला तो इसमें बहुत सारे पैसे थे।
इन पैसों को देखकर शाहिदा बेहोश होते होते बची थी। इसकी जबान से कुछ भी निकल ही नहीं रहा था। फिर आमिर इसके सामने चुटकी बजाकर कहने लगा कि अगर कम है तो कोई बात नहीं, आप अपनी कीमत चेक में लिख दीजिए। आमिर की बातें सुनकर तो शाहिदा को यकीन ही नहीं आ रहा था। और मैं आपके शौहर का भी इलाज करवा दूंगा। तभी शाहिदा कहने लगी, आपको ये सब कैसे पता? तो आमिर कहने लगा, मुझे फरीहा ने बताया था कि इसके बाबा के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैंने फरीहा के सामने शादी की एक शर्त रख दी। बाहर की आती आवाजें सुनकर फरीहा कमरे से बाहर आई थी और अपने घर में आमिर को देखकर वो हैरान हो गई थी। सर, आप यहाँ भी आ गए? मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं आपकी शर्त नहीं मानूंगी। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने बाप के इलाज के लिए कहीं और से पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। इतने में ही शाहिदा कहने लगी, अरे ऐसे कैसे, कहीं भी पैसों का इंतजाम कर लोगी? जब इतना बड़ा आदमी घर पहुंचा है तुम्हारी मदद करने के लिए, तो फिर कैसे तुम किसी और से मदद मांगोगी? साहब जी, आप ये रिश्ता पक्का समझे और आप जब चाहें इसे यहाँ से ले जाएं, हमें कोई एतराज नहीं। नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी इनके साथ नहीं जाऊंगी। आप इन्हें नहीं जानते, मगर शाहिदा तो सौतेली माँ थी, तो वो कैसे फरीहा को आबाद देख सकती थी? वो चाहती तो थी कि फरीहा की जिंदगी बर्बाद हो जाए। पैसों को देखते ही शाहिदा लालच में आ गई थी और इधर फरीहा के बाबा की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। अगर वक्त पर इनका इलाज ना हो सका तो इनकी जान भी जा सकती थी। सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा की खातिर फरीहा ने आमिर के साथ जाने का फैसला कर दिया, लेकिन इससे पहले इसने एक शर्त रख दी, वो ये कि मैं आपके साथ जितने दिन भी गुजारूंगी वो हलाल तरीके से ही गुजारूंगी और आपके साथ मेरा निकाह होगा, और निकाह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से होगा। निकाह के बाद आप मेरे बिल्कुल भी करीब नहीं आएंगे। फरीहा की यह बात सुनकर आमिर एक पल के लिए हैरान हो गया था। फिर दिल में कुछ सोचा। अगले ही लम्हे आमिर फरीहा की सारी शर्तों को मान लिया। अब इसी हफ्ते फरीहा और आमिर का निकाह था। फिर आमिर के जाने के बाद फरीहा अपने सर पकड़कर बैठ गई थी। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो यकीनन इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ शादी का सुनकर खुश हो जाती, लेकिन फरीहा ऐसी लड़की नहीं थी। वो सिर्फ अपने बाबा के इलाज के लिए आमिर से शादी कर रही थी। वो जानती थी आमिर को एक बीवी नहीं बल्कि इसके नानी का ख्याल रख सके और इनका अकेलापन दूर कर सके। सिर्फ इसीलिए तो आमिर भी शादी करना चाहता था। वो जानता था कि इससे बेहतर लड़की इसे कहीं नहीं मिलेगी और फरीहा को तो इसे पैसों की सख्त जरूरत भी थी। वो अपने बाबा का अच्छे से इलाज करवाना चाहती थी। इस हफ्ते आमिर और फरीहा का निकाह हो गया और फरीहा रुखसत होकर आमिर के साथ इसके घर चली गई। एक पल को तो फरीहा की आंखें इस घर को देखकर चंद आ गई थी। नानी जब फरीहा को देखा तो इसकी खूबसूरती को देखा तो इसके सदके उतारने लगी। तुम बहुत खूबसूरत हो, ये कहकर इसे अपने सीने से लगाया, जो कि व्हील चेयर पर बैठी थी। और बस बेटा, तुम अब इस घर में आ चुकी हो ना, देखना ये घर किस कदर खुशियों से भर जाएगा। मेरी तो यही दुआ है कि खुदा तुम लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत जल्द मेरी गोद में मेरे आमिर के बच्चे हों। ये सुनकर तो फरीहा थोड़ी हिचकिचाई थी। बजाय कमरे में जाने के वो नानी के साथ ही वहीं पर बैठ गई। नानी तो बार बार इसके सदके उतारे जा रही थी कि कितनी खूबसूरत है मेरे आमिर की पसंद। अरे ऐसी लड़की तो मैं भी इसके लिए ना ढूंढ सकती थी जितनी प्यारी लड़की इसने खुद के लिए ढूंढ रही है। फरीहा तो वही नानी के साथ बैठकर वक्त गुजारने लगी। इसे नानी का रवैया बहुत अच्छा लगा था। नानी की मोहब्बत में वो अपनी माँ की मोहब्बत तलाश करने लगी थी। जब काफी वक्त गुजर गया तो नानी फरीहा से कहने लगी, बेटा जाओ आप अपने कमरे में, तुम्हारे शौहर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मेरा आमिर बहुत अच्छा है, तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी। इसके साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। नानी की ये सब बातें सुनकर फरीहा का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो धड़कते दिल के साथ इस कमरे से बाहर निकल आई और इसके दिल में अजीब सा धचका लगा हुआ था। फरीहा सोचने लगी कि अगर वो आमिर के कमरे में गई तो शायद अपना हक वसूल करे बिना वो सुकून से नहीं रहेगा। इसलिए इसने सोचा कि वो कमरे में जाने के बजाय यही कहीं किसी और कमरे में सो जाना चाहिए। इतना बड़ा तो घर है, लेकिन वो हरगिज भी आमिर के साथ एक बंद कमरे में तो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। यही सोचते हुए वो इस घर के कमरों को खोलने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन कोई भी कमरा खुला नहीं था। थक हार कर वो लॉन्च में रखे हुए सोफे पर जाकर सोने का प्लान बनाया। अभी इसे सोफे पर लेटे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि जब इसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करके फरीहा हड़बड़ा कर उठी। इससे पहले कि वो चीखती, सामने आमिर को देखकर इसका सांस वहीं पर अटक चुका था, जो कि बगैर शर्ट के इसके सामने खड़ा था। यहाँ पर क्यों सो रही हो?
ये क्या तरीका है? वो अपने माथे पर बल डाले पूछ रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि नानी से मिलने के बाद सीधा तुम मेरे कमरे में आओगी। फरीहा डरी सहमे से थी और हाथ बढ़ाकर कहने लगी कि नहीं, मैं आपके साथ इस कमरे में नहीं रहूंगी। अगले ही लम्हे आमिर ने फरीहा को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे में ले गया। एक नज़र वो इस कमरे को देखकर गहरी सांस खारिज कर चुकी थी, जबकि आमिर को इसके करीब आकर बैठ चुका था। आमिर अपना हाथ इसके चेहरे की तरफ लेकर जाने लगा तो वो थोड़ी दूर हट गई। कहने लगी कि ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा था ना कि मेरा आपके साथ इस तरह का कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर आमिर मुस्कुराकर कहने लगा, जो भी हो बीवी हो तुम मेरी, निकाह किया है मैंने तुमसे और पूरा हक रखता हूँ मैं तुम्हारे करीब आने का, और आज तो सुहागरात है हमारी, तो फिर इतना तो हक रखता हूँ मैं कि तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत ही सही अपनी तस्कीन हासिल कर सकूं। ये कहकर वो इसके करीब होता चला गया था। कहाँ वो 28 साल का भरपूर जिसामत रखने वाला शख्स और कहाँ वो 17 साल की अपनी नाजुक कलाई छुड़वाने लगी। कहने लगी कि आप अपनी बात से नहीं फिर सकते। फिर आमिर खान सदा हंसकर कहने लगा कि अच्छा तो मुझे रोकोगी तुम? कैसे रोकोगी? तुम तो मुझसे अपनी नाजुक कलाई नहीं छुड़वा सकती। वो इसके गर्दन पर अपने लब रख चुका था। आमिर के लब फरीहा के गर्दन पर रखते ही इसके जिस्म में झुरझुरी सी हो गई थी। ये करन सा था जो इसके वजूद में सरायत करता गया, मगर फरीहा तो दूर होने की कोशिश करती रही। इसकी आंखों में आंसू झलमलाने लगे थे। कहने लगी, मैं चीखना शुरू कर दूंगी कि आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। आप इस तरह से मेरे साथ जबरदस्ती से अपना हक नहीं ले सकते। लेकिन आमिर के जज्बात तो जाग चुके थे। इसकी मनपसंद लड़की इस वक्त इसके कमरे में मौजूद थी और वो चाहकर भी इसे दूर नहीं रह सकता था। और इसकी नानी ने आमिर का कमरा सुहागरात की तरह सजा दिया था। ये पूरे कमरे में फूलों की खुशबू महक रही थी। वो पहले से ही शर्टलेस था। फरीहा के नाजुक कलाई पकड़कर इसे अपने करीब कर लिया। आज तो मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मना के ही रहूंगा, क्योंकि मेरी नानी को बच्चा चाहिए। ये सुनते ही फरीहा की आंखें पहले से भी ज्यादा खुल चुकी थी। खुद को इसके हिसाब से छुड़वाते हुए कहने लगी कि नानी को बच्चा चाहिए तो फिर आप इन्हें बच्चा लेकर दें। मुझे तंग मत करें प्लीज, मैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट पर लाई हुई लड़की हूँ। वो फिर भी इसे खींचकर मजीद अपने करीब कर चुका था। कहने लगा कि तुम भले ही कॉन्ट्रैक्ट पर लाई हुई हो, लेकिन इसमें शामिल था कि नानी का ख्याल रखोगी, और अब नानी की ही ख्वाहिश है कि इन्हें पोता चाहिए। यह कहकर वो इसे अपने गोद में उठा चुका था। पहले तो अपने अल्फाज से इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आमिर तो इसकी खूबसूरती में डूबता इसकी गर्दन में खोता चला जा रहा था, और हर बढ़ाते हुए वो खुद को इसके हिसाब से छुड़वा रही थी कि आमिर ऐसा मत करें, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वो तो बेकाबू सा हो चुका था। इसकी खूबसूरती हिसार में अपना आप समा रहा था। खुद को वो इसके रहमो करम पर छोड़ भी देती, लेकिन जैसे ही यह बात इसके ज़हन में आई कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर इसके साथ है, तो एक झटके से इसे जुदा हुई थी। मगर इसकी सारी मज़ामतें दम तोड़ गई थी, और आमिर खान सादा तो अपने लब मुकीद करते इस पर अपनी शिद्दतें वारने लगा। और एक वक्त ऐसा भी आया जब इसने सारी मज़ामतें करना बंद कर दी, क्योंकि वो आमिर की हो चुकी थी। आमिर तो बहुत जुनूनी होकर सारी रात वो इस पर शिद्दतें लुटाता रहा, और वो भी इसकी शिद्दतों को सहते हुए आंखों से आंसू बहाते रह गई। फरीहा को यह खौफ था कि आमिर इसे बच्चा करवाकर कहीं इसे तलाक न दे दे। यही सोचकर फरीहा की आंखों से आंसू जाते रहे थे। लेकिन आमिर तो अपना प्यार इस पर निछावर कर रहा था। वो पहले से ही अपनी मनपसंद लड़की के साथ सुहागरात मनाना चाहता था, इसीलिए वो पूरा जुनूनी होकर फरीहा से अपना हक वसूल कर रहा था। फरीहा की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी तस्कीन इसके वजूद से हासिल कर चुका था। जैसे ही आमिर के जज्बात ठंडे हुए तो वह ढेर सा अपनी जगह पर सो गया। फरीहा तो अपनी जिंदगी बर्बाद होता हुआ देखकर आंसू बहाती रही। फिर थोड़ी देर बाद इसकी आंखों में नींद उतर आई थी। फिर अगली सुबह जब इसकी आंख खोली तो वो अभी भी आमिर के हिसार में थी। खुद को इसके हिसार से निकलती हुई सीधा वॉशरूम चली गई थी। तब तक आमिर की भी आंख खुल चुकी थी। जब इसे फरीहा को फिर से निखरा हुआ देखा तो रात वाला मंजर याद करके आमिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो इसे अपने सामने यूं निखरा निखरा देखकर एक बार फिर इसे अपने करीब लाना चाहता था, लेकिन वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट की खातिर मेरा कुंवारापन छीन लिया। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
आपने मुझे अपनी तस्कीन की खातिर इस्तेमाल कर लिया। अगर मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद किसी और से शादी करूंगी तो क्या होगा? जानते हैं आप मेरे किरदार पर कैसे कैसे अल्फाज उठेंगे? इसके मुंह से किसी गैर मर्द का नाम सुनकर आमिर इसे गर्दन से दबोचकर दीवार से लगा चुका था। इसकी आंखों में ये एक शदीद सा गुस्सा था। थोड़ी देर पहले जो मोहब्बत उभर रही थी वो सारी खत्म हो गई थी। वो गर्दन से दबोच कर कह रहा था कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे सामने किसी और मर्द के साथ अपना नाम जोड़ना चाहती हो? पूरे हक से आमिर खानजादा तुमसे निकाह किया है। तुम पहली लड़की हो जो मुझे मुतासिर कर चुकी हो। तुम मेरी बीवी हो और आइंदा मेरे सामने इस तरह की बातें मत करना, वरना तुम जानती हो तुम्हारा हशर क्या हो सकता है। फरीहा की आंखों से आंसू निकलकर आमिर के हाथ पर पड़ रहे थे। तभी आमिर इन आंसू के खतरे को अपने लब रखकर चूसने लगा और कहने लगा, तुम पूरे हक से मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम पहली लड़की हो जो मुझे पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए तो मैंने कल सुहागरात वाले दिन में अपना हक पूरे हक से लिया है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो और मैं अपनी खूबसूरत बीवी से जुदा होना हर किसी नहीं चाहता। इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। कल रात जो भी हुआ है पूरे होश हवा से किया है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत की निशानी तुम मुझे दोगी। इसकी बातें सुनकर फरीहा हैरान हो गई थी। आमिर को यूं मोहब्बत का इजहार करते देखा तो वह हैरान हो गई थी। वो आमिर खानजादा को एक बिगड़ा हुआ इंसान समझती थी, लेकिन वो तो एक बहुत अच्छा इंसान निकल गया। इसकी ऐसी बातें सुनकर फरीहा को थोड़ी खुशी भी हुई थी। ये तो इतना कहकर कमरे से चला गया था। फरीहा भी अब थोड़ी निखर गई थी, क्योंकि फरीहा के दिल में आमिर की मोहब्बत जाग गई थी। फिर अगले ही लम्हे मुलाजिमों के साथ आमिर की नानी कमरे में दाखिल हो गई थी। यूं फरीहा का निखरा रूप देखकर वो समझ गई थी और फरीहा से कहने लगी, जल्द से जल्द मुझे अपनी औलाद दे दो, ताकि मैं मरने से पहले पहले इसे अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। फरीहा शर्माते हुए आंखें नीचे कर ली थी। फिर यहाँ पर फरीहा के बाबा की तबीयत में भी सुधार आ गई थी। इनका ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। जब यह खबर फरीहा को मिली तो वो बहुत खुश हो गई थी और दिल में सोचने लगी कि यह आमिर की वजह से ही हुआ है। अब वो फैसला कर चुकी थी कि आमिर को आज रात वो अपने पूरे हक से अपना हक वसूल करने देगी। रात होते ही इसने थोड़े फूलों से कमरे को सजा दिया था। सारे फूलों की खुशबू कमरे में महक रही थी और फरीहा भी फिर से दुल्हन की तरह तैयार होकर बेड पर बैठी हुई थी। थोड़े ही वक्त के बाद आमिर खानजादा कमरे में दाखिल हुआ और आते ही फरीहा को तैयार और कमरे को सजा हुआ देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। शर्माई हुई फरीहा बेड पर बैठी हुई थी। आमिर आते ही इसके लबों पर अपने लब रखकर इसके होठों का जाम पीने लगा। फिर फरीहा आमिर के कान में सरगोशी करने लगी कि आप आज पूरे हक से अपना हक वसूल कर सकते हैं। मैं भी आज आपको पूरा पूरा साथ दूंगी। इसकी बातें सुनकर आमिर के जज्बात फिर से उभर रहे थे और आज तो इसने पूरे जोश के साथ अपना हक वसूल किया था। यूं आज की रात फरीहा की बहुत अच्छी गुजरी थी। अब हर रात फरीहा की बहुत खुशियों वाली गुजर रही थी और थोड़े दिनों बाद फरीहा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि इसे बार बार उल्टी हो रही थी। नानी समझ गई कि फरीहा कोई अच्छी खबर देने वाली है। जब फरीहा का चेकअप डॉक्टर से चेकअप करवाया तो फरीहा हामिला हो गई थी। यह खबर सुनकर नानी और आमिर बहुत खुश हो गए थे। इन दोनों को इतना खुश देखकर फरीहा भी खुश हो गई थी और फिर 9 माह बाद एक चांद सा बेटे को जन्म दिया और इन दोनों की जिंदगियां खुशियों से भर गई थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।